नमस्कार, सिटीज़न वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि आज मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूँ, आप लोगों के अपार जन समर्थन से हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी आवाज़ जन-जन तक जाए, आप तक जाए, पब्लिक तक जाए। सिटीज़न वॉइस शो इसीलिए उसका नाम है, जिसका हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है। तो मेरी आपसे गुज़ारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करें, जॉइन करें, नोटिफ़िकेशन बटन ऑन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को मिल सकें। आज हमारी चर्चा बिहार एसआईआर वोटर पर रहेगी। प्रियंका गांधी आज सेंटर स्टेज पे रहीं, बिहार में वो गईं, रैली की, रेवंत रेड्डी भी तेलंगाना के सीएम वहाँ पे थे। काफ़ी फायरी स्पीच थी उनकी। उन्होंने मोदी सरकार पर सीधे-सीधे अटैक किया अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में। उन्होंने सवाल किया कि करंट पॉलिटिक्स में मोदी साहब को जो ठीक लगता है वो करते हैं, ना संविधान की मर्यादा रखते हैं, ना पार्लियामेंट की मर्यादा रखते हैं और संसद में ऑपोजिशन की बात तो वो करने ही नहीं देते। उनके आने से एक तरीके से बिहार इलेक्शन में एक वेव जिसको कहते हैं, वो सी फैल गई है। मैं आपको एक उनका वीडियो दिखा देता हूँ, इसमें ऑडियो नहीं है, खाली वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ किस तरीके से उनको इस रैली में अपार जन समर्थन मिल रहा है और राहुल गांधी के साथ इस रैली में वो थीं, रेवंत रेड्डी उनके साथ थे। जनता का विश्वास खो चुकी भाजपा देश भर के वोट चोरों की साजिश रच रही है। बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, आर्थिक संकट समेत हर मोर्चे पर नाकाम भारतीय जनता पार्टी जेडीयू सरकार जनता का वोट चुराकर सत्ता में बने रहना चाहती है। लाखों गरीब और वंचित नागरिकों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। संविधान ने हर एक भारतीय को वोट का अधिकार दिया है। यह अधिकार कोई भी ताकत छीन नहीं सकती। गरीब जनता का एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे मित्र अजय शुक्ला जी मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है अजय शुक्ला जी आपका। हमारे साथ आलोक तिवारी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, कानपुर से जुड़े हैं। आलोक तिवारी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास अजय शुक्ला जी पहले आता हूँ। वोट चोरी देश के खिलाफ एक जघन्य अपराध जिसे माफ नहीं किया जा सकता और इसे अब कांग्रेस पूरी ताकत से भुनाने की कोशिश कर रही है। एक डेटा आपसे मैं सवाल पूछूं उससे पहले दिखा देता हूं। इस डेटा के अनुसार इलेक्शन कमीशन का ये डेटा है जिसमें कटिहार में बूथ नंबर 222 पे 82 नंबर घर पे 197 नंबर ऑफ रेजिडेंट्स, एक और बूथ 175 नंबर पे 4 नंबर मकान पे 136, पूर्णिया में भी इस तरीके से 153, हाउस नंबर 2, फिर हाउस नंबर 2 पार्ट 1 में 22 और मधुबन में तो 120 नंबर बूथ पे एक ही मकान पे 389 वोटर, 274 वोटर और 109 वोटर जो हैं रिकॉर्ड किए गए। उसके बाद एक ट्वीट के जरिए और एक इंफॉर्मेशन आती है। वो इंफॉर्मेशन ये कहती है कि जो बात कर रहे थे घुसपैठिया, बांग्लादेशी, फॉरेनर, जितने भी वोट काटे गए, नंबर ऑफ ईएफ्स नॉट रिसीव्ड नॉट इंक्लूडेड इन ड्राफ्ट, जिसका 65,64,075 वोटें जो काटे गई, उसमें ज्यादातर वोटें जो हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवनाथ, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अराई और वैशी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर टाउन्स हैं ही नहीं। तो ये जितना बांग्लादेशी की बात आप करते हैं, जितना भी आप बात कर रहे हैं कि घुसपैठिए हैं, ये कहीं न कहीं सिर्फ वोट काटने के अलावा और कुछ नहीं है। तो आपसे शुरू करता हूँ अजय शुक्ला जी, ये सारे समावेश में आपका क्या कहना है? और बिहार इलेक्शन क्या निर्णायक साबित होगा? ताबूत में आखिरी कील होगी मोदी सरकार के? निश्चित रूप से आप यह मान के चलिए कि जिस तरीके से बिहार में सारी चीजें हो रही हैं, देखिए, लोग समझ रहे हैं वोट छीनने का मतलब है आपका राशन छीनना, आपकी जमीन छीननी, आपका घर छीनना, आपके दूसरे चीजें, और आप दया के पात्र बन जाएंगे, आपकी नागरिकता छीनना। ये असल में साजिश इस बात की है। आज आप घुसपैठिया भले ना दिखाई दे रहे हो, चंद दिनों में ये सरकार बीजेपी की आ जाती है तो आप घुसपैठिया हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि असल में इन्होंने आपके साथ यही किया। आपको एक बार छीन लेंगे, लिस्ट से बाहर कर देंगे और फिर आप घुसपैठिया कहलाएंगे। आप साबित कर नहीं पाएंगे क्योंकि उसके लिए कोई ऐसे ढंग से लॉ नहीं बना है कि आपको कोई एक जो है राष्ट्रीयता का वो दिया जाता हो, तो हमारे देश में है नहीं। अब ऐसे में आप फंस गए, तब आप जो है खुद परेशान होके करेंगे क्या? कहेंगे साहब सरकार रोज आपको कोई भी आएगा, मारेगा, ठगेगा, करेगा, आप कहीं शिकायत के लिए भी नहीं जा पाएंगे, कुछ भी आपके साथ। यह बनाना चाहेंगे, यह इनका मॉडल है, इस मॉडल पे ये काम कर रहे हैं। साहब आप उदाहरण देखिए,
1200 घर, 1200 घरों में चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक कितने लोग रहते हैं? 1.5 लाख लोग। 1.5 लाख से अधिक लोग 1200 घरों में रहते हैं। मैं आपको बताऊं, चंडीगढ़ में एक सेक्टर में 4000 घर होते हैं, जो क्या नाम है, जो उत्तरी सेक्टर है, पुराने वाले सेक्टर हैं, उनमें तो और भी कम होते हैं। उनमें एक सेक्टर में करीब 1000 घर होते हैं। लेकिन जो नए सेक्टर बने उनमें हर सेक्टर में 1000 घर होते, सॉरी 4000 घर होते। और 4000 घर में भी आप ये सोचिए, 1 लाख तो बहुत बड़ी, 1.5 लाख की मैं बात कर रहा हूं, और यहां बड़े बड़े घर होते हैं। उसके बावजूद यह स्थिति है कि, और ये सिटी की आबादी है जहां एक कमरे में भी ज्यादा लोग रहना को तैयार होते हैं, उसके बावजूद एक सेक्टर में 1 लाख, 1.5 लाख तो छोड़िए, वहां 50,000 लोग भी नहीं होते। पूरे चंडीगढ़ में जहां टोटल मिला के करीब 70 सेक्टर हो गए कह सकते हैं, उसके अलावा गांव हो गए, तमाम सब कॉलोनियां हो गई, सब मिला करके भी 10 लाख पूरी आबादी नहीं है। अब आप सोचिए, जहां 10 लाख भी पूरी आबादी ना हो, और यहां सिर्फ 1200 घर में आप बना दे रहे हैं। आपने देखा है तमाम सारे कि घर जो है एक कमरे का है, टूटा है या लॉक पड़ा है, 20 साल से खुला नहीं है। जो 20 साल से घर नहीं खुला उसमें 197 वोटर रहते हैं। कल्पना करिए। तो इस तरह इन्होंने फर्जी वोट बनाए हैं, और दूसरी तरफ उन लोगों के वोट काटे हैं जो इनको लगता है कि इनके लिए, इनके पक्ष में वोट कम करते हैं। तो यह असल में इनका खेल, और ये फांसीवादी तरीका है, उस वही तरीका अपना रहे। इसी के खिलाफ राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे कभी नहीं बोले, जब हाथ में सबूत आ गया तब उन्होंने शुरुआत की, और एक एक चीज उन्होंने प्रेजेंट की। आज तक चुनाव आयोग, सरकार कोई उसका जवाब नहीं दे सकी, तो राहुल गांधी वही बताने गए, और जब वो बताते हैं तो अब जनता को समझ में भी आने लगा है। यही वजह है कि जनता उनके साथ ऐसे उमड़ रही, कोई बुला नहीं रहा है, जनता उमड़ रही। और वो चोर गद्दी छोड़, ये नारा प्रियंका गांधी ने दिया था संसद में, और जो ये नारा उन्होंने दिया, वो नारा अब जन जन में गूंज रहा है, बच्चा बच्चा बोल रहा है वो चोर गद्दी छोड़। और आज जब प्रियंका गांधी, जिन्होंने यह नारा दिया था, वो जब पहुंची तो उत्साह और बढ़ गया था, निश्चित रूप से बढ़ गया था। उसके बाद में राहुल गांधी तमाम सारे लोगों से सामंजस्य बिठा रहे हैं, इसीलिए भाजपा के लोग बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं, और वो उनके बयानों में, उनकी हरकतों में, उनकी स्थितियों में दिखाई दे रही। राहुल गांधी बोल रहे थे तो माइक गड़बड़ा रहा था, क्यों? क्योंकि बार बार उसका वो बैटरी चलाना पड़ा, बिजली वो कर दी थी। उसके बाद में राहुल गांधी ने कहा कि मैं सॉरी, आप लोग इतनी देर से गर्मी में बैठे हैं, तो लोगों की वहां से आवाज आई, हम और 10 घंटे बैठ सकते हैं आपके लिए। अब आप सोचिए, उधर जब बोलने खड़े हुए कामरेड भट्टाचार्य तो माइक बंद हो गया, क्यों? क्योंकि बिजली गड़बड़ कर रही है। तो इस तरह की हरकतें जब की जा रही हो तो आप समझ लीजिए कि ये घबरा गए हैं, पगला गए। इमरान प्रतापगढ़ी हो या और दूसरे लोग हो जो जा रहे हैं, जगह जगह जमघट लग रहा है, और पब्लिक आशीर्वाद दे रही। कोई भी बड़ा ऐसा आयोजन नहीं हो रहा है जिसमें पैसा बड़ा खर्च हो रहा हो, क्योंकि पैसा तो है नहीं कांग्रेस के पास। तो साहब, सड़क पे चलते हुए बात हो रही है, छोटे छोटे से जो है नुक्कड़ सभाएं हो रही, और उनमें भी लाखों लोग उमड़ रहे हैं। यह अपने आप में सबूत है कि अब लोगों को समझ में आ गया है कि वोट चोर आपका सब कुछ छीनना चाहते हैं, इसलिए यह सब कर रहे हैं। जी जी, जी, बिल्कुल ठीक है। आलोक जी, मैं आपके पास आता हूँ। मैंने जो पहले प्रश्न जो उठाया था, आपको मैं बता रहा हूँ, ईस्ट चंपारण, पटना और मधुबनी, ये लिस्ट में टॉप 3 है जिसमें सबसे ज़्यादा वोट काटे गए हैं। माइग्रेंट लेबर
का वोट कटा है। जो विस्थापित हैं, जो वहां रहते नहीं है पर उनका वोट वहां पे है, वो हमेशा वोट डालने जाते हैं। पटना में देखें तो पटना में कम से कम 3,95,500 वोट कटा है। अगर गोपालगंज में देखें 3,10,363 वोट कटा है। अगर हम देखें मधुबनी में 3,52,545 वोट कटा है। और पूर्वी चंपारण में 3,16,793 वोट कटा है। 27 तारीख कल है और 27 तारीख में आपने सारे क्लेम्स ऑब्जेक्शंस फाइल करके ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को फाइनल करना है। आपका क्या कहना है? कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बयान आता है कि 98.5% हमने एनुमरेशन फॉर्म्स की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली। ये नहीं, सारा जो अब तो 99 पहुंच गए, 99 पॉइंट समथिंग बता रहे हैं आज, जो डेटा बता जी रहे हैं। इसके अलावा 98.5 कल था। एक और चीज मैं जोड़ दूं कि इसके अलावा वहां अभी तक स्थानीय स्तर पे सीईओ ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है आधार कार्ड का, जिसकी टाइम्स ऑफ इंडिया ने कल खबर छापी है। और इस कारण से बीएलओ आधार कार्ड ले नहीं रहे, कह रहे हैं हमारे पास तो नोटिफिकेशन नहीं आया, हम कैसे लें। पर उसको ऑनलाइन में ऑनलाइन जमा ऑनलाइन कराने सब की कोई नहीं कर पाता है ना। गांव में और जगह बड़ी सारी समस्याएं हैं, कहीं नेट नहीं है, कहीं दूसरी समस्याएं। तो जो लोग बीएलओ को दे रहे हैं वो ले नहीं रहा है, ये मैं बताना चाह रहा हूं जी। बिल्कुल ठीक। आलोक जी, कल आखिरी दिन लिस्ट निकलनी और जिस तरीके से वोट काटे गए उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर टाउन्स नहीं है, उन घरों में जहां अजय शुक्ला जी ने बताया बहुत सारे वोट एक ही घर में, तो ये सारे मामले में अब एक और नया पेच आ गया। सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, 5,500 करोड़ रुपए का अस्पतालों के निर्माण का गबन, और आम आदमी पार्टी को फिर एक मुहाने पर लाकर 243 सीटों पर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी इलेक्शन लड़ने वाली है। इंडिया गठबंधन को तोड़ने का काम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम हो रहा है। सारे परिवेश में आपका क्या कहना? देखिए, आम आदमी पार्टी को पहले संघ ने इसलिए किया था। आज ये जो है 30 दिन कोई जेल में रहे और उसकी ये पोस्ट ले ले, तो इसको करने का आधार किसने दिया? केजरीवाल ने दिया ना। केजरीवाल कारण बने जिसका स्पेसिमेन दिखा करके मोदी सरकार ये कानून लाई है। मेरी समझ में नहीं आता कि कभी कभी राजनीति में तो ये होता है, बहुत से विरोधियों को साथ में लेके चलना चाहिए। अमूमन आप दो खास विरोधियों को साथ में देख के बैठे हुए देख के चौंक जाते हैं, लेकिन केजरीवाल तरीके एलिमेंट को तो कतई तरजीह देनी भी नहीं चाहिए। भैया, आप हमारे गठबंधन में ना ही आए, ये जहर है केजरीवाल। आपकी दम क्या है गुजरात में? देखिए साहब, जहां तक प्रश्न है, अभी तो नवंबर में चुनाव होने हैं, नैरेटिव का चुनाव होता है, नैरेटिव बन गया, इस नैरेटिव को बढ़ना ही है। नानाजी देशमुख का जो पोता है यशवंत देशमुख, उसने भी सर्वे कर डाला। उसके भी सर्वे में करीब करीब 55% लोग राहुल गांधी के क्वेश्चन को जेन्युइन मान रहे हैं। आप शपथ पत्र देने की बात कहते हैं, जहां तक ऐसे आपने कहा कि जहां जहां वोट कटे हैं, कटिहार, किशनगंज, ये कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड है। कांग्रेस के, या कह लीजिए कि एंटी बीजेपी स्ट्रांग होल्ड है ये वहीं के वोट कटे हैं। नरेंद्र मोदी अभी गए थे बिहार। घुसपैठिया डेमोग्राफी बदल रही है। हमारे प्रधानमंत्री की आदत है आए बाएं साएं बोलना। ही डज नॉट नो व्हाट इज स्पीकिंग। उनको एक कम्युनल एजेंडा एड्रेस करना है। वो ज्यादा बच्चे वाले मंगलसूत्र, ये वो, इनके जाने कैसे घुसपैठिए होते हैं, चुनाव में बदलते रहते हैं। कभी झारखंड में तुम्हारी बेटी ले जाएंगे। अरे साहब, कितनी परवर्स लैंग्वेज है ये। एक प्राइम मिनिस्टीरियल माउथ से ये लैंग्वेज होनी चाहिए। और चुनाव के समय आ जाते हैं वहां। नरेंद्र मोदी शपथ पत्र दे सकते हैं इस बात का। चुनाव आयोग मांगे नरेंद्र मोदी से, क्या बताइए कि यहाँ घुसपैठी है? क्योंकि हमने तो जो 65 लाख वोट हटाए हैं, उनमें तो एक भी घुसपैठिया ऐसा नहीं था।
इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? नरेंद्र मोदी ने 2015 से 2024 तक बांग्लादेश के 3,518 घुसपैठियों को भेजा है। यूपीए गवर्नमेंट ने 2005 से 2013 तक 88,792 घुसपैठियों को वापस भेजा है। शेख हसीना को क्यों लिए बैठे हो? बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह कहा था केवल शेख हसीना ही नहीं, उसकी पार्टी के 7-8 हजार कार्यकर्ता भी है यहाँ पे। इनको क्यों लिए बैठे हो? अडानी का एहसान उतार रहे हो? इस अडानी की वजह से अमेरिका बांग्लादेश में उलटफेर हो गई। आप बात यहां है कि ये आंदोलन खुल रहा है। मीडिया वाले अमूमन सवाल करते हैं, कोई कहता है राहुल गांधी की सुई एक चीज पे अटक गई है। देखिए आंदोलन है ये, विद्रोह रात भर में होता है, ये आंदोलन है। आंदोलन गुलाब के फूल के तरीके धीरे धीरे खुलता है। इसमें वोट चोरी नहीं है एक्सपोज होगा, इसमें राफेल का भी चोर एक्सपोज होगा, इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का भी चोर एक्सपोज होगा, क्योंकि एक सेलेक्टेड ऑटोक्रेसी बनाना चाहते हैं। तानाशाह जब श्योर होता है कि वो बेईमानी से जीत जाएगा, तभी तो वो अनकेयर्ड रहता है जनता के मुद्दों को। जनता मरती जा महंगाई में। आखिरकार हम 50 साल शासन करेंगे, ये करेंगे, इसके करने के आधार क्या थे? इतनी गारंटी किस बात की है? किस बात की गारंटी? चुनाव आयोग का तो आपसे टाई अप है ही है, तो पेटेंट है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ होते हैं। देखिए इनका जो है साइकिल ना, ये ऐसे चलता, इनकी साजिश मल्टी लेयर्ड होती है। आपने मध्य प्रदेश में चुनाव जीता, उसके लिए क्या करते हैं, एक चीज को ओवर प्ले करते हैं। मध्य प्रदेश में जनरल परसेप्शन तक जीत जाएगी, कांग्रेस जीत जाएगी। लाडली बहना लाडली बहना लाडली बहना, जिससे जनता के दिमाग में भर जाए कि भाजपा की जीत का आधार क्या है। कोई असर नहीं था लाडली बहना का। भीषण बेरोजगारी यूथ खिलाफ था, इतनी भयंकर करप्शन और एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन अरे भाई हाँ, ये तो लाडली बहना की वजह से जीत गए। और फिर लाडली बहना लाने वाले को उठा के बाहर कर दिया, चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी का प्यून बैठा दिया। शिवराज सिंह कहते थे मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा, उनसे कहा तुम्हारी खैरियत चाहते तो मध्य प्रदेश चले आओ, वरना व्यापार में हम तो पोल खाल देंगे तुम्हारा भी हम। महाराष्ट्र में 2 महीने का वक्त दिया कि तुम जितना पैसा डाल सकते हो लाडली बहना ऐना में डाल लो। चुनाव आयोग, नरेंद्र मोदी के घटिया भाषण होते हैं लोकसभा के चुनाव में, एक जरूरत नहीं करता नोटिस देने की। क्यों नहीं नोटिस देता? नोटिस पार्टी अध्यक्ष को देता है। एक तरफ गुजरात में चुनाव होते हैं, नरेंद्र मोदी का रोड शो होता है और उसे वोटिंग वाली जगह पर टेलीकास्ट किया जाता है। दिस इज द मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट ये गलत करने के लिए आए थे। जब तक गलत करके सत्ता सिक्योर नहीं करेंगे तब तक ये गलत कर नहीं सकते। गलत करना ही इनकी जो है प्रोपराइटरी है, ये सही करने की स्थिति में ही नहीं है। अब इनकी चोरी खुल गई है। अभी तो मजमा बड़ा हो रहा है, ये पूरा आंदोलन। अभी तो इंडिया गठबंधन के और लोग इकट्ठा होंगे। स्टालिन को भी जाना है, सुप्रिया सुले को भी जाना है, सिद्धारमैया को भी जाना है। अरे साहब, अब आप देखिए करना क्या चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने किया क्या है, वो दूसरे जस्टिस बागची को बोलने नहीं दे रहे थे। बीएलए को इतना इंपॉर्टेंट आदमी आप क्यों बनाए दे रहे हैं? बीएलए पार्टी का बीएलए कहाँ होता है? अरे आप कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया, मैं अपने आदमी को बीएलए बनाता हूँ। बीएलए सुबह बना, शाम को जैसे ही मशीनें सील हुई बीएलए का काम खत्म। इसके जरिए आप अथॉरिटी देना चाहते हैं पन्ना प्रमुख जो इनकी टीम है संघियों की। सब कुछ बेईमानी का है।
और एक कैमोफ्लाज बना रखा है कि हम लोकतंत्र नैरेटिव इनके खिलाफ बहुत तगड़ा बन चुका है। ये जो कल पटना में एक मंत्री जी दौड़ाए गए हैं, पांडे जी, ये पब्लिक को हिम्मत इसी आंदोलन के जरिए आई। 2 बच्चों की मौत का मामला था, कोई एक्शन नहीं हो रहा था। अभी एक पांडे जी और हैं, प्रशांत किशोर, वो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी को लोग सीरियस नहीं लेते। ये भाजपा की भारत बात थी, राहुल गांधी को लोग सीरियस नहीं लेते। मुल्क की हालत ये कर दी कि आज आपके मुल्क को कोई सीरियस नहीं लेता है। इनकी चोरी पूरी खुल चुकी है, पूरी चोरी खुल चुकी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास नेता तक नहीं था। वहां के भाजपाई कह रहे थे जीत जाएंगे, रमन सिंह को किनारे कर दिया गया था। आपने छापेमारी करवाई, भूपेश बघेल को बदनाम करने की कोशिश की, बेईमानी से चुनाव जीत लिए। इतनी अच्छी सरकार चल रही थी जिसने गांव गांव तक अच्छा काम किया था। इतने एक्सीलेंट भूपेश बघेल ने स्कूल बनवाए थे अंग्रेजी के रिमोट एरियाज में जो देखने लायक थे। ये चीजों को प्रचारित ज्यादा करते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं, हम इस वजह से जीत गए। और प्रदीप गुप्ता सरीके पॉलिस्टर इनकी मदद करते हैं, जो रो रहे थे बैठे पवन खेड़ा के सामने, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार न बन जाए कहीं, क्योंकि उस समय चंद्रबाबू नायडू का रुख नहीं था और हमारी खाल खिंच जाए, क्योंकि चेतावनी राहुल गांधी ने चुनाव की इमीडिएट बात दी थी कि पॉलिस्टर ने मिल करके और चुनाव आयोग ने क्या क्या खुरापात किए। दैट्स ऑल। आपकी आवाज बंद है। 2 बातें जो आलोक जी ने कही, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पहली बात उन्होंने कही, अरविंद केजरीवाल 5 महीने जेल रहे, 5 महीने जेल से रह के उन्होंने अपनी सरकार भी चलाई, और अब अमित शाह एक लेजिस्लेशन लेके आ गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 125, जिसमें वो कहते हैं कि जी जो 30 दिन तक जेल रहेगा, जो ईडी सीबीआई द्वारा प्रताड़ित होगा, उसका जो संवैधानिक पद है वो भी छीन लिया जाएगा। और दूसरी तरफ हिंदू में अखबार में एक खबर छपी थी लोक नीति सीडीएस की, जिसमें संजय कुमार हैं, और उन्होंने कहा था कि डॉक्यूमेंट डेफिसिट जो है वो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट कर रहा है गरीब का, मजलूम का, सोशल जस्टिस वाली जो बात राहुल गांधी करते हैं कि दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, वंचित समाज के लोगों का वोट भी काटा जा रहा है, और ये ट्रस्ट इलेक्शन कमीशन में खत्म कर रहा है। और उसके बाद महाराष्ट्र में 3 विधानसभाओं की खबर को लेकर संजय कुमार के वो ट्वीट डिलीट करवाया जाता है। तो सो कॉल्ड सेफोलॉजिस्ट हों या जो आपके इलेक्शन से पहले प्रेडिक्शंस होती हैं, कौन इलेक्शन में आगे है, कौन पीछे है, एक तरीके से सर्कस बन के रह गया है। और बिहार में भी इलेक्शन में ये सब चीजें आने वाले समय में देखी जाएंगी। तो अमित शाह के जो मूव है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको कितना सीरियसली देखा जाना चाहिए बिहार के संदर्भ में। और दूसरी बात, जो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट दलित, गरीब, शोषित वर्ग का, इतनी बड़ी खबर जो सीडीएस ने छापी, सीएसडीएस ने लोक नीति के साथ, और उसके बाद संजय कुमार बैकआउट कर जाते हैं अपने महाराष्ट्र के बयान से, तो इसको आप कितना सीरियसली देखते हैं डिसइनफ्रेंचाइजमेंट को? देखिए, पहले तो मैं एक चीज कहूं कि संजय कुमार ने जो एनालिसिस किया वो द हिंदू अखबार ने छापा है, ठीक है। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने डिलीट किया। राहुल गांधी ने न उनका डेटा यूज किया, न उनके वो किया। उन्होंने किया 17 तारीख को, और राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 7 अगस्त को। यानी 7 अगस्त को राहुल गांधी करते हैं, वो 17 अगस्त को करते हैं, और उसके बाद 19 अगस्त को डिलीट कर चुके हो, माफी भी मांग लेते। अखबार में गलत छपा हो, उसमें हुआ हो, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कितना सही था कितना गलत था, मुझे कोई लेना देना नहीं। अब मेरा जो कंसर्न है वो यहां से शुरू होता है कि अमित शाह एक बिल लेके आए कि ऐसे ऐसे ये होगा तो ये हो जाएगा ये, और वो संविधान संशोधन बिल है। आप एक चीज बताइए, भारत जब से आजाद हुआ, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक मंत्री का नाम बताइए जो मंत्री रहते हुए भी जेल गया हो, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गया हो, या
कोई और महत्वपूर्ण पद पे रहते हुए जेल गया और नहीं गया। ये पहली बार कब हुआ? जब सत्येंद्र जैन जेल गया, लंबे समय तक उन्होंने मंत्री रखा, उसका इस्तीफा नहीं लिया। फिर अरविंद केजरीवाल जेल गया, उसने इस्तीफा नहीं दिया पूरे टाइम, 2 बार वो जेल गया, पैरोल भी मिली, आया, फिर गया, बहरहाल उसने इस्तीफा नहीं दिया। मनीष सिसोदिया जेल गए, कुछ दिन वो भी जेल में मंत्री रहे और उसके बाद में उनसे इस्तीफा ले लिया। दूसरा, अब मुझे ये बताइए, जैसा कि कहा आलोक ने, बिल्कुल सही कहा कि ये उदाहरण जिसको नजीर बना के ये अध्यादेश लाया जा रहा है, वो है कौन? वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी है। अब आप देखिए, जबकि कांग्रेस और उनके सहयोगियों का हाल देखिए। हेमंत सोरेन को एक झूठे केस में, जिसे फर्स्ट हेयरिंग में हाईकोर्ट ने कहा झूठा केस, उस केस में जब गिरफ्तार किया जाता है, अगला आदमी तुरंत इस्तीफा दे देता है। तुरंत नए मंत्रिमंडल के गठन के लिए मीटिंग के हिसाब से प्रस्ताव भी हो जाता है, नया मुख्यमंत्री भी चुन लिया जाता है। लेकिन वो यह नैतिकता तो पेश करता है कि मैं मंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल नहीं जाऊंगा। वो गरिमा पेश करता है। लालू प्रसाद यादव, मुझे याद है, मैं उन दिनों बिहार में ही था, हिंदुस्तान अखबार का सीनियर रिपोर्टर हुआ करता था। साहब, लालू प्रसाद यादव गिरफ्तार हुए तो लालू प्रसाद यादव ने पहले इस्तीफा दिया, राबड़ी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद वो जेल गए। मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके अलावा आप जहां कहीं भी देख लीजिए, कहीं पर भी कोई ऐसा रहा हो, सदैव ये रहा है, तो साहब इस गरिमा को किसने गिराया? ये असल में भाजपा के लिए प्लॉट तैयार करने का काम अरविंद केजरीवाल करता है। यदि अरविंद केजरीवाल का पूरा गैंग, अन्ना का गैंग, यदि दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठ करके झूठा नैरेटिव और प्रोपेगेंडा करने के लिए यह आंदोलन नहीं करता और मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम नहीं करता, 2G और जाने रेल गेट, वो कोल गेट और जाने क्या क्या, कॉमनवेल्थ, सारे आरोप लगाए, सारे 100% आरोप झूठे पाए गए नरेंद्र मोदी के शासनकाल। सबके, वो शीला दीक्षित जैसी इतनी भली महिला यह दाग लेके मर गई और निर्दोष साबित हुई। राजीव गांधी जैसा भला इंसान बोफोर्स का दाग लेके मर गया, निर्दोष साबित हुआ। आप सोचिए, इंदिरा जी जैसी निर्दोष महिला को 100 जीप खरीद घोटाले का बहाना देके जेल भेजा, दाग लगाया, निर्दोष साबित हुई। साहब, सबसे पहले सीबीआई का, इन सब का दुरुपयोग करना कहां से शुरू हुआ? जनता पार्टी की सरकार। जनता पार्टी की सरकार में 1977 में सबसे पहली बार इन एजेंसियों का दुरुपयोग शुरू हुआ, उसके पहले कभी नहीं हुआ था। और फिर कब हुआ? जब 89 में सरकार बनी जनता दल की। फिर कब हुआ? जब आई सरकार नरेंद्र मोदी की। लेकिन एक में भी केस में साबित नहीं कर सके कि कहीं से भी कोई था। ये तो सिर्फ इन्होंने, आरएसएस सिखाता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, 2016 मार्च की बात है। मोहन भागवत, मैं उस समय संपादक था हिंदुस्तान अखबार का, 2nd नंबर की पोजीशन में था पूरे इंडिया में। मोहन भागवत के यहां से बंदे का फोन आता है और वो कहते हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं माननीय। चलिए कोई बात नहीं, मैं संपादक हूं, निश्चित रूप से मिलना मेरा काम है। मैंने कोई बात नहीं, उनका नहीं, वो ऑफिस नहीं आ पाएंगे,
प्लीज घर पे मिलने। मैंने कहा देखिए मैं जहां रहता हूं, मेरे बच्चे अलग रहते हैं, तो मैं अकेले रहता हूं, तो मेरा तो खाना बदोश बिल्कुल वैसे ही है, कोई बहुत संसाधन मेरे पास वहां है नहीं, मैं तो जमीन पे सोता हूं वैसे है। और ये तो हमने चलो, बहरहाल मेरे मकान मालिक का जो ड्राइंग रूम था वो भी बेचारे कोई बहुत वो नहीं थे, तो उन्हीं के यहाँ मैंने कहा ठीक है आ जाइए। वहां बैठे, मैंने फल वल रखे और स्वागत किया जो भी बनता है, जैसे कोई भी अतिथि आता है। बात हुई, बात होने के दौरान एक त्रिपुरा की एक घटना को लेके जिक्र हो रहा था, और उसी समय मैंने कहा ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने मुझसे एक चीज कहा, अजय जी आप ब्राह्मण हैं। मैंने कहा इसमें मुझे तो शक नहीं है, मैं हूं। कहा तो फिर हवन यज्ञ पूजन कुछ तो करते होंगे। मैंने कहा बिल्कुल करता हूं। कहा यदि हवन यज्ञ करते हैं तो आहुति देते हैं कि नहीं। मैंने कहा बिल्कुल देते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए बड़े बड़े प्रायोजनों में कुछ आहुतियां देनी पड़ती। अब आप समझिए इसको अर्थ में। और इस तरह से करके उन्होंने मुझे डिफाइन किया। साहब अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, उनके 2-3-4 लोगों का जेल जाना, या ईडी के छापा पड़ के और ये ड्रामे कराना, ये असल में आहुति है। क्योंकि इसके जरिए कांग्रेस के खिलाफ उन्हें लड़ने भेजा जाता है। उन्हें आज तक कभी कांग्रेस के अलावा किसी, आप बताइए वो क्या समाजवादी पार्टी जब अलग लड़ रही थी तो यूपी में लड़ने गए थे? नहीं गए थे। वो कभी भी उन जगह लड़ने नहीं जाते जहां कांग्रेस सेकेंड नंबर की पोजीशन पे ना हो। वो वही लड़ने जाते हैं जहां कांग्रेस टक्कर में होती। तो आप इस खेल को समझिए। वो छत्तीसगढ़ जाते हैं, वो मध्य प्रदेश जाते हैं, वो राजस्थान जाते हैं, वो गुजरात जाते हैं, वो असम जाते हैं। असम में 0.4% से सरकार रह गई थी। वो लड़ने उन सभी राज्यों में जाते हैं जहां कांग्रेस टक्कर में। हरियाणा में भी आपने देख लिया, कांग्रेस ने तो ऑफर कर दिया था चलिए आपको 5 सीटें देंगे, बाद में 7 सीटों तक एग्री हो गए थे। बावजूद इसके उन्हें अपने विधायक बनवाने का शौक नहीं। जम्मू कश्मीर भी लड़ने पहुंच गए। आप देखिए एक विधायक भी उनका जीता है। मैं ये बता रहा हूं ये वो लोग हैं जो असल में उस प्रयोग का हिस्सा है। तो इनके जरिए ये अध्यादेश लाने का बहाना ढूंढा गया। हालांकि देखिए इस अध्यादेश का विधेयक का कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान में संशोधन होना है, उसके लिए 362 सदस्यों की सहमति चाहिए, और 362 भाजपा के पास 300 नहीं है, तो 362 क्या होंगे। हाँ, इसीलिए ये मांग रहे थे कि 400 मिल जाए। यदि इन्हें 400 मिल गए होते, 400 छोड़िए 360 मिल गए होते, 70 मिल गए होते, 80 मिल गए होते, 350 मिल गए होते, 340 मिल गए होते, तो तमाम लोगों से जोड़ के ये संविधान संशोधित कर देते और अधिनायकवादी संविधान नया तैयार था। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी आंखों से वह संविधान देख के आया हूं। उस संविधान को बनाने के लिए जो कुछ, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरे भी वो मित्र हैं, आरएसएस के जो कुछ वकीलों का जो एक संगठन बनाया गया था, उसमें एक बहुत अहम कड़ी है, मेरे बहुत क्लोज है, तो मैं देख के आया था उनके पास ड्राफ्ट कॉपी। अब आप समझ सकते हैं कि पहला काम ही यही होना था। तो यह बचा लिया इस देश की जनता ने इनको 240 देके। साहब हम आप जो बात कर रहे हैं भूल जाते। तो इसलिए अब चूंकि बच गया है तो अब इसे बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है जी। इसीलिए ये परेशान है। और इसीलिए एक चीज जोड़ूंगा, आज मोहन भागवत को दिल्ली में सम्मेलन में, जब वो उनका अपना सम्मेलन है आरएसएस के लोगों का, उसमें कौन पहुंचता है?
ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचता है, केसी त्यागी होता है, अनुप्रिया पटेल होती है, रामदेव होता है। अब आप सोचिए ये लोग क्या आरएसएस के थे? नहीं थे। इसका मतलब है कैसे बी टीम तैयार की जाती है, बी लोग तैयार किए जाते हैं। ये तो ये अपने आप में दर्शा रहा है इन्होंने बहुत बड़ी साजिश रची है। बहरहाल अब इस देश की जनता समझ गई है, वो इसका जवाब दे रही है। जी आलोक और तिवारी राहुल जी, गांधी और प्रियंका गांधी ने वह दम भर दी है कि अब विपक्ष के भी तमाम नेता खुलकर बोल रहे हैं और कुछ लग रहा है कि लड़ते हुए, लेकिन जो नहीं दिख रहा है लड़ते हुए, जो सिर्फ अपने लिए लड़ता है, वो अरविंद केजरीवाल है, वो प्रशांत किशोर है, वो कुछ और दूसरे हैं। तो आप इससे समझ लीजिए जनता के लिए लड़ने का काम राहुल गांधी और उनकी टीम कर रही है, पूरी कांग्रेस भी नहीं कर रही। आप देख लीजिए राहुल गांधी ने यह अभियान वोट छोड़ गद्दी छोड़ का शुरू किया और इसका जो वो जारी किया गया कि जिसमें अपनी तस्वीर लगा के आप लोग लगाइए अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, कांग्रेस के करीब 60% लोग नहीं लगाए हुए, सांसद नहीं लगाए हुए, छोड़िए विधायक नहीं लगाए हुए। यानी आप समझ लीजिए कि यह लड़ाई असल में राहुल गांधी लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी लड़ रही हैं और उनके कुछ जो सहयोगी साथ में खड़े लोग लड़ रहे हैं। बाकी तो सिर्फ कहानी है, चेहरा बचा रहे हैं बस, क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी। जी 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 आलोक जी, मैं आपसे एक लीगल सवाल लेना चाहता हूं, क्योंकि आप वकील भी हैं, इसलिए आपसे बात करना जो है उस मुद्दे पे बढ़िया रहेगा। एक बात तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, जैसे कि अभी अजय शुक्ला जी ने कहा कि संविधान में संशोधन लाने के लिए आपको 362-63 एमपी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतने के लिए भी आपको 374 बैलेट चाहिए, तो 787/2 करीब 384 के करीब चाहिए। वो उतने वोट तो उनके पास है नहीं। अगर नायडू कल को हट जाते हैं, वाईएसआरसीपी ने तो कह दिया है कि वीपी कैंडिडेट के लिए वाईएसआरसीपी को भी अजय शुक्ला जी की डेफिनेशन में उनको भी टीम भी कहा जा सकता है, कि जब देखा उन्होंने कि हम पे ईडी सीबीआई आ जाएगी तो पहले उन्होंने कह दिया वाइस प्रेसिडेंट के लिए हम उन पर। अब होम मिनिस्टर अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी, जो किसानों को आंदोलन जीवी परजीवी सीए प्रोटेस्टर्स को मुस्लिम लीग बोलते थे, अब वो अमित शाह साहब भी सुप्रीम कोर्ट के 2011 के एक सलवा जुडम वर्डिक्ट को सपोर्टेड नक्सलिज्म बोल रहे हैं। मतलब एक जज के जजमेंट को एक स्पेसिफिक केस में आपने सपोर्टेड नक्सलिज्म बोल दिया। 18 रिटायर्ड जजेस ने इसको काउंटर किया और कहा कि ये स्टेटमेंट मिसरिप्रेजेंट करती है जजमेंट को। और सलवा जुडम जो केस था वो 2005 का केस है, बस्तर छत्तीसगढ़ का, जिसको पीपल्स मूवमेंट का करार दिया गया, नक्सलाइट मूवमेंट नहीं था, एक्टिवली बैक्ड एंड आर्म्ड एंड फंडेड बाय द स्टेट। तो इस तरीके का गोंदी लैंग्वेज का, ट्राइबल का, दंतेवाड़ा बस्तर सलवा जुडम का मतलब है पीस मार्च। पीस मार्च को नक्सलाइट कहना, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बदनाम करना, क्योंकि सिर्फ वो अब पॉलिटिकल सफियर में आ गया है। ठीक है, पॉलिटिकल सफियर में ये सब चीजें चलती हैं, पर आप ही तो माननीय उच्चतम न्यायालय की साख को किस तरीके से दांव पर लगाकर आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और आप होम मिनिस्टर हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। दोनों बातों पे आपका क्या कहना है? अरे ऑन कीजिए माइक भाई। इनके यहाँ पदों का सम्मान नहीं होता है। ये बड़ी डिग्निफाइड पोस्ट का है चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट हो और चाहे प्रेसिडेंट हो, इनके यहाँ ना प्रेसिडेंट खुद अपने पद की इज्जत करता है, ना ये करते हैं। इन्होंने पाकिस्तान के तरीके तख्ता पलट किया है जगदीप धनखड़ का। दूसरी चीज, इनके जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने डिग्निटी से कितना बड़ा कंप्रोमाइज किया। आफ्टर होल्डिंग द हाईएस्ट पोस्ट, ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी। इनकी आंखों में शर्म नहीं होती। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति जो थे कोविंद, ये हमारे जिले को बिलोंग करते, ये इनका होम टाउन है। सन
ये झूठ बोल रहे थे आकर के कि एक तो सैलरी का ओनर होते हैं, ऊपर से कहते सैलरी में टैक्स कट जाता है, जबकि प्रेसिडेंट की सैलरी एग्जेम्प्टेड है। सन 21 की बात है आनंद जीत जी, कोरोना का फेज 2 था। कानपुर में क्रेमिटोरियम पर आधा 1-1 किलोमीटर की लाइन लगी थी। 12-12 घंटे बाद डेड बॉडी, अंतिम संस्कार का नंबर आ पा रहा था, हर घर में करीब मौत थी। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इस जिले को बिलोंग करते थे, वो पूरी शानो शौकत के साथ प्रेसिडेंशियल ट्रेन से आए और कानपुर का अनऑफिशियल 5 स्टार होटल उनका मेन्यू डिसाइड कर रहा था। सब चीज अखबारों में आ रही थी। क्या आप ये नहीं कह सकते थे कि मैं अपने शहर के पीड़ितों के दुख दर्द में सहभागिता करने आया हूं? बेशर्म लोग हैं। संविधान संशोधन की तो बात छोड़िए, दे वांट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंटायरली स्क्रैप्ड। सुदर्शन का तो इंटरव्यू आप सुन लीजिए, पड़ा हुआ यूट्यूब पर। आखिरकार विवेक देबूराय को पद्म विभूषण अर्थशास्त्रीता क्यों दे दिया गया? कौन सी इकोनॉमी में 4 चांद लगा दिए? ये जो इनका प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको तैयार करने वाला तो विवेक देबूराय था, उसकी निगरानी में काम हो रहा था। आजादी के बाद पंडित नेहरू को पहला, जो कहते हैं सबसे पहले अमेंडमेंट तो पंडित नेहरू ले आए थे। उनको लाने की जरूरत क्यों पड़ी? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि तिरंगा जला रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन जला रहे थे। ट्रांसफर ऑफ पावर की रात तिरंगा जलाए थे, तो पंडित नेहरू ने कहा था ये राष्ट्रद्रोह, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन जला रहे थे। इनको इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंडियन नहीं दिखता है। इनको इंडियन दिखता है, बलात्कारियों को संस्कारी के ब्राह्मण कहना इंडियन दिखता है। अटल बिहारी का आशाराम के साथ नाचना इंडियन दिखता है इनको। अभी भ्रष्टाचार पर देखिए, संघ को आपको साइकोलॉजिकली टेस्ट करना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वही आरोप दूसरे पर लगाता है जो कुकर्म इसको 10 गुना ज्यादा स्वयं करने होते। अपनी बुनियाद तैयार करता है वह। ये तो बड़े ईमानदार लोग हैं। ईमानदारी पर इंदिरा जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खेला गया था और एक ऐसी सरकार बनी जिसका प्राइम मिनिस्टर का दामाद सरकारी बंगले से ठेके देता था, कांति भाई देसाई। जिस तरीके से नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या ये भागे हैं, उस समय एक बहुत बड़ा व्यापारी था धर्म तेजा, जिसके ऊपर 1.5 लाख करोड़ रुपया, सॉरी 2.5 करोड़ इनकम टैक्स था बाकी था और 1.25 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी टैक्स बाकी था, भगाया गया था। प्रधानमंत्री आवास से ठेके दिए जाते थे। ये सब यहाँ की दूसरी बातें हैं। राजीव गांधी को बदनाम किया गया, क्या निकला? क्वालिटी की तोप निकली। वो अटल बिहारी वाजपेयी जो राजीव गांधी के जरिए इलाज करवा के आते हैं श्रीमान जी, और ग्वालियर की रैली में उनको चोर कहलाते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी ने राजीव गांधी की सिक्योरिटी कम करने की, विड्रॉ करने की बात करी एसपीजी, अटल बिहारी के मुंह से इतना नहीं निकला कि इतनी भूडी बात मत करो, ऐसी डिमांड मत करो। उनके परिवार के ऊपर टेररिज्म की एक थ्रेट है, मां मारी गई है, हटा ली गई सिक्योरिटी, एंड दैट वाज ए सिग्नल दैट सिक्योरिटी ऑफ राजीव गांधी इज वल्नरेबल एंड नाउ ही कैन बी हिट इजली। मार दिए गए। उसके बाद पाप धोते अटल बिहारी वाजपेयी, मैं राजीव की वजह से जिंदा हूं। ये क्या तमाशा, ये करेक्टर है? ये दुष्चरित्र लोग हैं, ये सबका चरित्र हनन करते हैं। आज एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जो पद पर ऐसे आ रहा है, उस पर आप ये आरोप लगाने लगेंगे? आप गृह मंत्री इस देश के, आप ईमानदारी का कानून ला रहे हैं। मैं चैलेंज देता हूं नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, इस कानून को जरा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ले आए, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। हम तैयार बैठे, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इन्हीं की कुर्सी जाएगी, राजनीति पवित्र होना शुरू हो जाएगी। कुछ नहीं, ये छटपटा रहे हैं, ये बेचैन है, ये केवल डेस्परेशन में है। ये हर काम इनका डेस्परेशन में है। और कहीं चुनाव आयोग का अपना तो एम्प्लॉय होता नहीं है, ये सब चुनाव आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं, एसडीएम और डीएम।
ये कहीं मारा कूटे न जाए अगर नरेंद्र मोदी के फेवर में बदमाशी करने पे आ जाएंगे। एक ये कहीं मारे पीटे न जाए, ये जमीनें लेना चाहते हैं, ये इनको जी अस्तित्व को खत्म कर देंगे, ये जमीन ले लेना चाहते हैं। देखा नहीं आपने, हाई कोर्ट का जस्टिस कहता है तमाशेबाजी कर रहे हो तुम लोग, प्राइवेट कंसर्न को 300-300 बीघा जमीन दे रहे हो, इनके जमीन लेकर के अपने आकाओं को सौंप देंगे ये। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए आलोक तिवारी जी और अजय शुक्ला जी। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।